नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हम जालोर के चौहानों के बारे में चर्चा कर रहे थे। किसी कारणवश क्लास रोकनी पड़ी थी और आपको पता है जालोर में कीर्तिपाल चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी और कीर्तिपाल चौहान के बारे में हम पढ़ रहे थे। लास्ट फैक्ट हमने ये लिखा था कि कीर्तिपाल चौहान ने जो मेवाड़ का शासक था उसको अपदस्थ कर दिया था। किसकी सहायता से? चालुक्यों की सहायता से। फिर उस सामंत सिंह का जो बेटा था कुमार सिंह या कुमारपाल, उसने वापस कीर्तिपाल चौहान को वहां से खदेड़ दिया था। ये जो जालोर है, इससे पहले नाडोल वंश की स्थापना हो चुकी है। जालोर से पहले नाडोल की स्थापना हो चुकी है। इस जालोर क्षेत्र में पहले ये जो परमार है ना, परमार वंश, इनका शासन हुआ करता था। देखो, आप इतिहास में अलग अलग वंशों के बारे में पढ़ते हैं। परमार वंश अलग है, चालुक्य अलग है, चौहान अलग है, फिर ये राठौड़ अलग है। ठीक है, इसके अलावा ये कच्छावा राजवंश, बहुत सारे वंश हुए हैं। तो ये इसमें एक वंश था जिसका नाम था परमार वंश। तो जब कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में चौहानों की स्थापना की, उससे पहले यहाँ पर कौन से वंश का शासन हुआ करता था? परमार वंश का शासन हुआ करता था। तो इस फैक्ट को भी लिख लो आप। कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। उससे पहले यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर परमार वंश का शासन, परमार वंश का शासन था। कौन से वंश का शासन था? परमार वंश का शासन था। और यहाँ पर परमार वंश के कुंतपाल व वीर नारायण शासन कर रहे थे। परमार वंश के कौन शासन कर रहे थे? यहाँ पर कुंतपाल और वीर नारायण शासन कर रहे थे। जिन्हें हटाकर कीर्तिपाल ने जालोर पर अधिकार कर लिया था। देख लिया? अब देखिएगा विद्यार्थी आप लोग, ये मैप तो पुराना मैप है, पर इसी के अनुसार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। दिल्ली में आपको पता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी है। किसकी? दिल्ली की। दिल्ली में क्या सल्तनत की स्थापना हो चुकी है। तो दिल्ली के जो भी शासक है, वो यदि अगर गुजरात जाएंगे, कहाँ जाएंगे? गुजरात जाएंगे, इधर की तरफ गुजरात जाएंगे, तो बीच में जालोर पड़ता कि नहीं पड़ता? बताओ, आता कि नहीं आता बीच में जालोर? और इसके अलावा अगर आप वर्तमान वाला मैप देखते हैं, और वर्तमान वाले मैप में देखते हैं तो ये रहा जालोर, और इसी के पास में ये पूरा क्षेत्र मारवाड़ कहलाता था। पहले क्या कहलाता था? मारवाड़। तो इस जालोर की सीमा, जालोर की सीमा इधर मारवाड़ रियासत से मिलती है। किससे मिलती है? मारवाड़ रियासत से। और मारवाड़ में कोई समय मंडोर के आसपास गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा है। किसका रहा है? गुर्जर प्रतिहारों का। बाद में राठौड़ों का शासन रहा है यहाँ पर। और एक इधर ये दिल्ली, इधर इधर क्या है? ऊपर की तरफ दिल्ली। तो दिल्ली से अगर कोई जा रहा है तो जालोर होकर गुजर रहा है। और इसके पास में एक बड़ी रियासत भी है जिसका नाम क्या है? मारवाड़। क्या नाम है? मारवाड़। तो इसका मतलब ये है कि इस रियासत पर कभी भी ये या तो ये पड़ोसी रियासत हमला करेगी, या फिर जो दिल्ली का शासक है वो इसको अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगा। ध्यान रखना। तो लिखिएगा, जालोर क्षेत्र या जालोर रियासत, जालोर रियासत दिल्ली शासकों के लिए, दिल्ली के शासकों के लिए एक महत्वपूर्ण रियासत थी। एक महत्वपूर्ण रियासत थी, क्योंकि
दिल्ली के सुल्तान, क्योंकि दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान जालोर को दक्षिणी अभियानों का द्वार मानते थे। मतलब दक्षिण भारत की तरफ अगर वो अटैक करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर अपनी सेना वगैरह एकत्रित करके यहाँ से मतलब आगे आक्रमण कर सकते थे, इसलिए वो इस क्षेत्र को क्या मानते थे, अपना द्वार मानते थे, द्वार मानते थे। लिख लिया अब ये बात, देखो। इसके अलावा जालोर मारवाड़ रियासत की सीमा पर भी स्थित था, तो सीमाएं लगती थी आपस में, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट था ये। मारवाड़ रियासत के साथ सीमा लगती थी। जालोर की किसके साथ सीमा लगती थी, मारवाड़ रियासत के साथ सीमा लगती थी। लिख लिया। इसके अलावा विद्यार्थियों, दिल्ली के सुल्तान या दिल्ली के जो सेना अगर गुजरात जाएगी तो बीच में रास्ता पड़ता कि नहीं पड़ता, बताओ। तो ये बीच में पड़ता था, ये बीच जाने वाला एक मार्ग था, लिखिएगा। ये दिल्ली से गुजरात जाने के रास्ते पर स्थित था, दिल्ली से गुजरात जाने वाले रास्ते पर भी स्थित था। अब विद्यार्थियों, जब भी कोई शासक बनता है, जैसे कीर्तिपाल चौहान ने यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की, तो फिर वो यहाँ पर कोई ना कोई दुर्ग तो बनाएगा ना, अपनी सुरक्षा तो करेगा वो। दुर्ग क्यों बनाते थे, सुरक्षा के लिए दुर्ग बनाए जाते थे। तो इन्होंने यहाँ पर एक दुर्ग बनाया विद्यार्थियों, कीर्तिपाल चौहान ने, लिखिएगा। इसलिए कीर्तिपाल चौहान ने टुकड़ी नदी के किनारे, एक नदी बहती है यहाँ पर, उसका नाम क्या है, टुकड़ी नदी के किनारे सुवर्णगिरी दुर्ग बनवाया। कौन सा, एक स्वर्णगिरी अलग है, सुवर्णगिरी दुर्ग बनाया। तो आपसे पूछा जाए सुवर्णगिरी दुर्ग कहाँ पर है, जालोर में। किसने बनाया था, कीर्तिपाल चौहान ने बनाया था। क्यों बनाया था, कि कभी भी ये जो दिल्ली वाले हैं वो आक्रमण कर सकते हैं, या फिर ये जोधपुर वाले यानी कि मारवाड़ वाले वो भी आक्रमण कर सकते हैं। तो उसने अपना आप को सुरक्षित करने के लिए सुवर्णगिरी दुर्ग बनाया था। और कौन सी नदी किनारे बनाया था, टुकड़ी नदी के पास ही बनाया था। देख लिया। और जब जालोर में चौहान वंश की स्थापना होती है तो उससे पहले यहाँ पर कौन सा वंश शासन करता था, नोट डालो। मुणोत नैन्सी ने कीर्तिपाल को कीतू चौहान कहा है। कीर्तिपाल को क्या कहा है, कीतू। तो कीतू चौहान बोलो चाहे कीर्तिपाल चौहान बोलो, बात एक ही है। लेकिन ये नाम किसने दिया इसको, मुणोत नैन्सी ने। मुणोत नैन्सी ख्यात का नाम सुना होगा आपने, लेखक है। मुणोत नैन्सी ने कीर्तिपाल चौहान को क्या नाम दिया, कीतू। और कहा कि कीतू एक महान राजपूत था, कीतू एक महान राजपूत था, कीतू एक महान राजपूत था। कहते हैं विद्यार्थियों, इसने जालोर में 1181 के आसपास चौहानों की स्थापना की थी। कब की थी, 1181 के आसपास जालोर में चौहान वंश की स्थापना की, जो कि 1182 तक ही शासक रहे थे, लगभग 1 साल तक ही। देखिएगा, शासनकाल लिख सकते हो, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है, ध्यान रखना, पहले बता देता हूँ। क्योंकि शुरुआत के जो शासक होते हैं उनके स्रोत तो कुछ मिलते नहीं है, तो एक किसी के समकालिक होते हैं तो वहां से फिर वो डेट निकाल कर लेकर आते हैं। लेकिन लिख लो फिर भी 1181 से 1182 तक। लिख लिया, 1181 से 82।
इसके बाद में जो अगला शासक बनेगा वो बनेगा समर सिंह। कौन बनेगा? समर सिंह। देखिएगा, कीर्तिपाल चौहान का उत्तराधिकारी समर सिंह था। कौन था? समर सिंह था। कीर्तिपाल चौहान का उत्तराधिकारी समर सिंह था। समर सिंह। अब देखो, जालोर के चौहानों के बारे में हमें कौन कौन से स्रोत है वो जानकारी देते हैं, इसके बारे में भी लिख लो आप, एक नोट डालो। जालोर के चौहानों के बारे में निम्नलिखित स्रोत जानकारी देते हैं। निम्नलिखित स्रोत जानकारी देते हैं। लिख लिया? निम्नलिखित स्रोत जानकारी देते हैं, जैसे कानड़देव प्रबंधन, कानड़देव कानड़देव या कानड़देव प्रबंधन, बात एक ही है। कानड़देव प्रबंधन, हाँ, कानड़देव प्रबंधन किसने लिखा है? पद्मनाभ ने लिखा है। तो इसके रचयिता पद्मनाभ थे। कौन थे विद्यार्थियों? पद्मनाभ। इसके अलावा नैनसिरी ख्यात, मोणोत, नैनसी श्री ख्यात, मोणोत नैनसिरी ख्यात। और इसके लेखक कौन है? खुद मोणोत नैनसी है। नैनसी है। ये भी हमें जानकारी देता है जालोर के चौहानों के बारे में। तारिक ए फरिश्ता, तारिक ए फरिश्ता के रचयिता फरिश्ता है, तारिक ए फरिश्ता। खजाइन उल फुतू, खजाइन उल फुतू, खजाइन उल फुतू। और इसके लेखक कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। इसके अलावा मकराना में एक शिलालेख मिला, वो भी हमें जानकारी देता है इसके बारे में। मकराना का शिलालेख, मकराना कहाँ पड़ता है? डिडवाना कुचामन। लेकिन आज भी आप पुराने स्रोत उठा के देखोगे तो आपको ये डिडवाना कुचामन कहाँ पे मिलेगा? नागौर में। दोनों आ जाए तो डिडवाना कुचामन कर देना, नागौर अकेला आए तो नागौर राइट, अकेला कुचामन आए तो डिडवाना कुचामन राइट, और दोनों आ जाए तो डिडवाना कुचामन राइट। क्योंकि पहले नागौर में आता था मकराना, आजकल किस में आने लग गया? डिडवाना में आने लग गया। अब देखो विद्यार्थी, कीर्तिपाल चौहान की मृत्यु के बाद में जो अगला उसका उत्तराधिकारी बनता है वो कौन बनता है? समर सिंह बनता है। अब अगला जो शासक है जालोर का, उसके बारे में लिखो आप, समर सिंह। समर सिंह अगला शासक कौन है? समर सिंह। समर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिता का नाम था विद्यार्थियों कीर्तिपाल चौहान। क्या नाम था? कीर्तिपाल चौहान।
कीर्तिपाल चौहान को ही मनोज सिंह ने क्या नाम दिया है? कीतू चौहान। क्या नाम दिया है? कीतू चौहान नाम दिया है। समर सिंह का जो टाइम पीरियड है विद्यार्थियों, इसका कार्यकाल रहा है, शासनकाल रहा है, वो रहा है, डेथ कब हुई थी? 1182 में। 1182 से लेकर 1205 ईस्वी तक। देख लो। क्या विद्यार्थियों, जब ये शासक बनेगा तो उस समय दिल्ली पर अधिकार किसका होगा? दिल्ली किसके अधिकार में होगा? गौरी। तो 1191 और 1192 में तो युद्ध हुए थे ना, गौरी गौरी ने तो युद्ध किए थे पृथ्वीराज चौहान के साथ। ठीक है, तो देखिएगा, जब ये शासक बना तो दिल्ली पर मोहम्मद गौरी का आधिपत्य था, अधिकार था, नियंत्रण था। देख लिया विद्यार्थी, तो इस समय दिल्ली किसके अधीन थी? मोहम्मद गौरी के अधीन थी, ध्यान रखना। एक विद्यार्थी, जालोर में एक शिलालेख मिला है 1199 ईस्वी का, वो इसके बारे में अच्छी जानकारी देता है। मतलब देखिएगा, 1199 के जालोर के शिलालेख, 1199 के जालोर के शिलालेख में इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कौन सा शिलालेख? जालोर का शिलालेख में। देखो विद्यार्थियों, इसकी एक पुत्री थी विद्यार्थियों, जिसका नाम था लीला देवी। क्या नाम था? लीला देवी। आपको पता है कि इसके पिताजी का कीर्तिपाल चौहान का चालुक्य के साथ शुरुआत में तो सही संबंध था, लेकिन बाद में संबंध बिगड़ गए थे, क्योंकि उधर उसने मेवाड़ पे अधिकार तो कर लिया था उनकी सहायता से, लेकिन वापस उधर सामंत सिंह का जो बेटा था कुमार सिंह या कुमारपाल, उसने चालुक्य के साथ मैत्री संबंध बनाए और फिर उसको वहां से पराजित करके उसको हटा दिया था, कहने का मतलब। या फिर हम ये कह सकते हैं कीर्तिपाल चौहान के अंतिम समय में तो चालुक्यों के साथ जो संबंध थे वो थोड़े खराब हो गए थे। उसके बाद में जो उसका उत्तराधिकारी हुआ समर सिंह, उसने चालुक्यों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, और उसी क्रम में अपनी पुत्री, जिसका नाम क्या है? लीला देवी, उसका विवाह चालुक्य वंश का एक शासक है, उसका नाम है विद्यार्थियों भीमदेव सेकंड। क्या नाम है? भीमदेव सेकंड। उसके साथ वैवाहिक संबंध बनाए गए। तो यहाँ से भी कई बार सवाल बन जाता है, लिखिएगा। और देखिए, मैं स्टेट में आपको सेंट्रल लेवल के जितने भी वंश हैं उनके बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं भारत का इतिहास आपको पढ़ाऊंगा ना, तो इन वंशों के बारे में बहुत डिटेल से मैं पढ़ाने वाला हूँ। जैसे हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश हो गया, गुर्जर प्रतिहार वंश हो गए। स्टेट में तो क्या इनका बहुत ही कम रोल है, अपना छोटा मोटा छोटी रियासतों के रिलेटेड छोटा मोटा कोई छोटा मोटा शासक आकर यहाँ शासन किया कुछ समय के लिए, तो इतना ज़्यादा रोल नहीं है राजस्थान का। तो लेकिन जब जैसे हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें प्रत्येक वंश को हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे आपने एक वंश का नाम सुना होगा, मौर्य वंश। सुना? मौर्य वंश को हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। गुप्त वंश का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, इसके अलावा अब कुछ समय के बाद में मान लो मैं इंडिया की हिस्ट्री चालू करने वाला हूँ, पूरा बिल्कुल जीरो से चालू करूँगा। ये मान के चलो आप, ये थे ना जो पाषाण काल था, कैसे मानव की उत्पत्ति हुई वहाँ से, पूरा इतिहास कहाँ से चालू हुआ। लिखित इतिहास तो हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता से चालू होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी एक दिक्कत है कि उस लिपि तो थी उस समय, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया अभी तक। लिपि तो थी, लोग लिखना जानते थे उस समय, पढ़ना भी जानते थे, लेकिन उन्होंने जो लिखा ना उसको हम नहीं पढ़ पाए अब तक, वो अलग मैटर। फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता आ जाती है, पूरा महाजनपद काल आ जाता है, जितने भी महाजनपद उनके बारे में बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। फिर मौर्य काल पढ़ेंगे, मौर्य काल में एक सम्राट आता है बहुत अच्छा, अशोक सम्राट के बारे में सुना ही होगा आपने, के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में मौर्य काल के बाद में छोटे छोटे वंश आएंगे बहुत सारे, उनके बारे में पढ़ेंगे।
फिर उसके बाद में गुप्त काल आ जाएगा, उसी के साथ प्राचीन भारत खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद में पूरा राजपूत काल आता है, भक्ति आंदोलन आता है, और दिल्ली सल्तनत काल आता है। और दिल्ली सल्तनत काल चलता है 1206 से 1526 तक। उसमें सभी वंशों के बारे में पढ़ेंगे, चाहे गुलाम वंश हो, चाहे खिलजी वंश हो, चाहे कुछ तुगलक वंश हो, सैयद वंश हो, लोधी वंश हो, सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में मराठा आ जाते हैं, मराठों के बारे में पढ़ेंगे, शिवाजी, संभाजी, इनका नाम सुना ना आपने। फिर इसमें बाद में पेशवा वगैरह आ जाते हैं, तो उनका कार्यकाल के दौरान क्या घटना घटित हुई वो सारा देखेंगे। फिर अंग्रेज आ जाएंगे, अंग्रेजों से फिर क्रांति करा देंगे 1857 की। फिर उस समय स्वतंत्रता हेतु आंदोलन चलाएंगे, उसमें काफ़ी व्यक्तित्व निकल के आएंगे, महात्मा गांधी निकल के आएगा आदि। महात्मा गांधी कम से कम एक रजिस्टर खा जाएगा आपका, इतना बड़ा है। हाँ, महात्मा गांधी ऐसे थोड़ी जन्म हुआ पोरबंदर में, इतना ही थोड़ी पढ़ाऊंगा। उसके समय क्या क्या घटना घटित हुई वो सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा ना। असहयोग आंदोलन हुआ तो वो पूरा पढ़ाऊंगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो वो पूरा पढ़ाऊंगा, उसके बारे में क्या हुआ। हैं? साइमन कमीशन आया तो उसके बारे में सारी चीज़ें लिखानी पड़ेगी ना भाई, यहाँ पर लास्ट में लिखा दूँ। चलो, अभी तो अपने इधर चलते हैं जालोर में, नहीं तो जालोर से पता नहीं कहाँ चले गए। चलो, क्या लिखा आपने, बोलो ना। हाँ, लिखो। ये बेटी का शादी करवा दी, ये बात लिखवा दी थी क्या? लिखिएगा। समर सिंह ने गुजरात के चालुक्य, समर सिंह ने गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों के साथ, चालुक्य वंश के शासकों के साथ अपने संबंध बढ़ाने हेतु अपनी पुत्री लीला देवी, लीला देवी का विवाह भीमदेव सेकंड, भीमदेव सेकंड, और भीमदेव सेकंड चालुक्य, ध्यान रखना। और समर सिंह क्या है, चौहान है। कौन सा चौहान है, सोनगरा चौहान है। तो चौहानों के चालुक्यों के आपस में वैवाहिक संबंध हो रहा है। भीमदेव सेकंड ब्रैकेट में चालुक्य के साथ विवाह किया। देख लिया। तो अभी तक जालोर में हमने कौन कौन से शासक के बारे में पढ़ लिया। कीर्तिपाल चौहान ने 1181 के आसपास स्थापना कर दी थी विद्यार्थियों जालोर में चौहान वंश की। उसके बाद में 1182 में उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में उसका बेटा समर सिंह शासक बनता है, जो 1182 से लेकर 1205 तक रहता है। और ये गौरी के समकालीन था। और इसके अलावा जो चालुक्यों के साथ इसने अपने वैवाहिक संबंध बढ़ाकर रिश्ते थोड़े मजबूत कर लिए थे। और इसके बाद में इसका एक बेटा जिसका नाम उदय सिंह है, वो इसका उत्तराधिकारी बनेगा। तो लिखो, इसका उत्तराधिकारी उदय सिंह बना, इसका उत्तराधिकारी उदय सिंह बना। लिख लिया, उदय सिंह बना। तो बताओ, अब अगला शासक कौन सा आएगा विद्यार्थियों, उदय सिंह आएगा कि नहीं आएगा? मैं लिखा देता हूँ। नाडोल सही था, छोटा सा। यहाँ तो विद्यार्थी साका वाका भी करवाएंगे। आपको पता सिवाना, जालोर दुर्ग वगैरह उनके ऊपर अधिकार करेगा अलाउद्दीन खिलजी, तो उस समय साका भी होंगे यहाँ पर। तो अभी तो काफ़ी आगे है, अलाउद्दीन के समय की घटनाएं भी आएगी इसमें। उदय सिंह, उदय सिंह का जो शासनकाल है वो लिख सकते हो आप 1205 से लेकर 1257 तक। 1205 से 1257 तक, 1205 से लेकर 1257 ईस्वी तक। लिख लिया। पिता का नाम लिख लो आप चाहो तो। पिता का नाम क्या था?
अमर सिंह। दादा का लिखना कोई जरूरी नहीं, दादा का, पिता तक ही वो होता। विद्यार्थियों, जालोर में एक शिलालेख मिला हमें, सुंदा माता शिलालेख। सुंदा माता का जो मंदिर है बाहर, वहाँ पे एक शिलालेख लगा हुआ है, उसको बोलते हैं हम सुंदा शिलालेख। क्या बोलते हैं? सुंदा शिलालेख। तो उसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। देखो, सुंदा शिलालेख के अनुसार सुंदा शिलालेख के अनुसार इसने अपने राज्य का काफी विस्तार किया था। लिख लिया था। देखो विद्यार्थियों, अगर मैं यहाँ पर जालोर रियासत बना रहा हूँ, क्या ये जालोर रियासत है, और इधर की तरफ जाते हैं तो मेवाड़ रियासत है। और मेवाड़ रियासत का एक शासक है जिसका नाम है सामंत सिंह। क्या नाम है? सामंत सिंह। और यहाँ का था विद्यार्थियों कीर्तिपाल चौहान, या कीतू चौहान कह सकता हूँ, कीतू चौहान। अब कीतू चौहान ने गड़बड़ कर दी, जालोर से किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? मेवाड़ के ऊपर। किसकी मदद ली थी इसने? चालुक्यों की मदद ली थी विद्यार्थियों। और सामंत सिंह का बेटे का नाम क्या है? कुमार सिंह। हालांकि कुमार सिंह वापस कुमारपाल भी कहते हैं इसको ना, वापस जालोर इसको यहाँ से मतलब मेवाड़ से भगा देता कीतू चौहान को। लेकिन कहने का मतलब जालोर के चौहान और मेवाड़ के जो गुहिल है, ये सिसोदिया है, बाद में जाके सिसोदिया वगैरह बनेंगे, तो इनके बीच में मतभेद तो चल ही रहा है, आपस में एक दूसरे से दबेस्ता तो रख ही रहे हैं ना ये लोग। तो आने वाले समय में कभी ये इसके ऊपर अधिकार करेगा, कभी ये इसके ऊपर अधिकार करेगा, ध्यान रखना। या ये अपने दुश्मनों को पनाह देने की कोशिश करेगा जालोर हमेशा। लिखिएगा, उदय सिंह के समय मेवाड़ का शासक उदय सिंह के समय मेवाड़ का शासक जयतर सिंह था। कौन था? जयतर सिंह था। मतलब विद्यार्थियों, अगर और रियासतों के शासकों के बारे में और मेवाड़ रियासत के शासकों का अगर हम इतिहास उठा के देखते हैं तो थोड़े अच्छे लेवल के निकल के आते हैं, स्वाभिमान को लेकर। जैसे आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना हो, हालांकि महाराणा प्रताप का बेटे ने तो आपको पता संधि कर ली थी, वो एक अलग अपवाद सब जगह मिलते हैं, लेकिन स्वाभिमान वाली जो बात थी ना, वो ज्यादातर मेवाड़ वालों में मिलती है, इतिहास जैसे हमने पढ़ा है उसके अनुसार अगर देखते हैं तो। बाकी सारे राजपूतों का इतिहास थोड़ा अलग ही रहा है, एक पूरे देश को, पूरी रियासत को बचाने का इन्होंने शुरू से काम किया है। अब देखिएगा विद्यार्थियों, मेवाड़ का जो शासक है वो जयतर सिंह है। अब जयतर सिंह को पता है कि मेरे पूर्वजों के साथ जालोर के पूर्वजों ने, जालोर के जो शासक रहे पहले, उन्होंने एक बार मेवाड़ के ऊपर अधिकार कर लिया था, मतलब इनकी दुश्मनी चली आ रही थी। तो इसने सेना का गठन किया और जयतर सिंह ने चढ़ाई कर दी किसके ऊपर? जालोर के ऊपर। किसका बदला लेने के लिए? कुल मिला के इसको अपना साम्राज्य का विस्तार करना था। ये केवल एक बहाना होता है कि हमारे पूर्वजों के साथ आपने लड़ाई झगड़े किए थे, इसलिए अब हम आपसे युद्ध करके आपकी रियासत को छीनेंगे, या जो भी कारण बताते हैं ये, तो आप लिखो। इसके समय मेवाड़ का शासक कौन था? जयतर सिंह था, जिसने अपने पूर्वज सामंत सिंह आ रहा था ना, अपने पूर्वज सामंत सिंह की हार का बदला लेने हेतु, सामंत सिंह की हार का बदला लेने हेतु, हार का बदला लेने हेतु, देख लिया, तथा अपने साम्राज्य का विस्तार करने हेतु, अपने साम्राज्य का विस्तार करने हेतु, किसका? मेवाड़ का विस्तार है ना। अपने साम्राज्य का विस्तार करने हेतु जालोर के ऊपर आक्रमण कर दिया।
अब बताओ, जालोर का जो संस्थापक है चौहान वंश का, उसका नाम क्या है? कीतू चौहान या कीर्तिपाल चौहान। उसके बाद में अगला शासक कौन बना? समर सिंह बना। और समर सिंह के बाद में कौन बना? ये उदय सिंह बना विद्यार्थी, उदय सिंह बन गया। अब उदय सिंह का एक बेटा है जिसका नाम है चाचिक देव। क्या नाम है? चाचिक देव। और चाचिक देव की एक पुत्री है जिसका नाम है रूपा। क्या नाम है? रूपा। और इस जैतर सिंह का एक बेटा है जिसका नाम है तेज सिंह। क्या नाम है? तेज सिंह। अब जब मेवाड़ ने जालोर के ऊपर आक्रमण कर दिया तो इसने कहा साहब मैं आपसे युद्ध लड़ना नहीं चाहता हूं, मैं तो आपके साथ, आप चाहो तो वैवाहिक संबंध, हम तो रिश्तेदार बन जाते हैं, ब्याई जी बन जाते हैं। तो इसने कहा ठीक है चलो शादी करते हैं। तो इसने क्या करा, जालोर का जो शासक था उदय सिंह, इसने अपनी पोत्री, इसकी तो पोती लगेगी नहीं, अपनी पोत्री जो कि चाचिक देव की बेटी थी, का विवाह जैतर सिंह के बेटे तेज सिंह के साथ तय कर दिया। देखिएगा, आक्रमण किया तो उदय सिंह ने, उदय सिंह कहाँ का है? जालोर का। उदयपुर वाला उदय सिंह नहीं है। तो जालोर के उदय सिंह ने जालोर की सुरक्षा हेतु, जालोर की सुरक्षा हेतु, जालोर की सुरक्षा हेतु जैतर सिंह के साथ समझौता कर लिया। क्या कर लिया? समझौता कर लिया। और अपनी पौत्री या पोती, अपनी पौत्री, नाम क्या है पौत्री का? अपनी पौत्री रूपा देवी, रूपा देवी, रूपा देवी के पिता का नाम लिख लेना चाचिक देव। रूपा देवी का विवाह मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक जैतर सिंह, मेवाड़ के शासक जैतर सिंह, जैतर सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ कर दिया। लिख लिया विद्यार्थियों? यानी कि इसने एक चीज का तो सही सिस्टम अपनाया कि जो अपने पड़ोस में रहने वाले जो भी रियासत है उनसे झगड़ा नहीं किया इसने। हाँ, बेटी दे दी, बल्कि वैवाहिक संबंध बना लिए। अब देखिएगा विद्यार्थियों, एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। क्या नाम है? तो गोपीनाथ शर्मा इनके बारे में क्या कहते हैं? देखो, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, किसके अनुसार? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार देखो, उदय सिंह अपने समय का, उदय सिंह अपने समय का उत्तरी भारत का महान और शक्तिशाली शासक था। उत्तरी भारत का महान और शक्तिशाली शासक था। प्राचीन समय में ऐसे वैवाहिक संबंध बनाकर वो उम्मीद करते थे भाई हमारे ऊपर कभी कोई संकट आएगा तो हमारा जो दार है वो आके हमारी मदद करेगा, सेना भेजेगा। कई बार ऐसे वैवाहिक संबंध बनाते थे। ठीक है, तो उत्तरी भारत का महान और शक्तिशाली शासक उदय सिंह को किसने बताया विद्यार्थियों? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। कौन है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा? इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा, इतिहासकार है, प्रसिद्ध इतिहासकार है। ऑथेंटिक किताबें इनकी मानी जाती है। इनकी किताबों में जो बात लिखी हुई है उसको आधार बनाकर अगर आप लिख देते हैं आगे, तो उस बेस पर आप आगे रिट लगा सकते हैं। होता है ना, कई बार ऑब्जेक्शन लगाए, कई बार बच्चे कहते हैं सर मैंने तो ये किया और मैंने ये किया, मेरी गाइड में तो ये लिखा हुआ था, मेरी गाइड में ये लिखा हुआ था। तो गाइडों के भरोसे नहीं चलता मामला, उन किताबों में क्या लिखा हुआ है वो चीज पता होनी चाहिए। देखो, इसके समय
इसके समय 1228 ईस्वी में, 1228 में यही था क्या? इसके समय 1228 ईस्वी में गुलाम वंश के इल्तुतमिश गुलाम वंश के इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था। देखो विद्यार्थी, इल्तुतमिश कौन है? गुलाम वंश का शासक है और दिल्ली का शासक है। कहाँ का शासक है ये? दिल्ली का शासक है। तो दिल्ली का शासक ने इसके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन सफलता नहीं मिली थी इसको, इल्तुतमिश को। जब दिल्ली का शासक इसको नहीं जीत पाया, तो इसलिए तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसको क्या कह दिया? उत्तरी भारत का महान और शक्तिशाली शासक का है। और ये जानकारी कौन देता है कि भाई इल्तुतमिश ने इसके ऊपर आक्रमण किया था? ये जानकारी देता है विद्यार्थियों ताजुल मासिर। ब्रेक में लिख लो, ताजुल मासिर के अनुसार। ये जानकारी कौन देता है? ताजुल मासिर। परंतु जीत नहीं सका था, परंतु जीत नहीं सका था। ये जानकारी किसने दी है? तो ताजुल मासिर के अनुसार इल्तुतमिश ने 1228 ईस्वी में जालोर के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन उसका आक्रमण क्या रहा? असफल रहा। ये जानकारी कौन दे रहा है? ताजुल मासिर दे रहा है विद्या। लिखो, इसके शासनकाल में ही दिल्ली सल्तनत के शासक नासिरुद्दीन ने, दिल्ली सल्तनत के शासक नासिरुद्दीन ने जालोर पर आक्रमण किया था। जालोर पर आक्रमण किया था। क्या लिखा आप लोगों ने? इसके शासनकाल में ही दिल्ली सल्तनत के शासक नासिरुद्दीन ने जालोर पर आक्रमण किया था। लिख लिया? तो देखो विद्यार्थियों, जालोर के जो शासक है, संस्थापक है कीर्तिपाल चौहान, कीतू चौहान। उसके बाद में कौन बना? समर सिंह। समर सिंह के बाद में कौन बना? उदय सिंह। और उदय सिंह ने अपनी पौत्री का विवाह किसके साथ किया था? तेज सिंह के साथ किया था, जो कि जयत्र सिंह का बेटा है कि नहीं? किया ना? अब उदय सिंह का बेटा का नाम क्या है? चाचिक देव। तो इसकी मृत्यु हो जाएगी 1257 ईस्वी में। कब हो जाएगी? 1200, क्योंकि इसका शासनकाल कब से कब तक रहा उदय सिंह का? 1205 से 1257 में। इसकी इस समय मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु हो जाएगी तो इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? चाचिक देव। देखिएगा, उदय सिंह की 1257 में मृत्यु हो गई। उसके बाद जालोर का उत्तराधिकारी चाचिक देव बना। कौन बना? चाचिक देव। लिख लिया? अब देखो, कीर्तिपाल चौहान पढ़ चुके हम। कब से कब तक बोलो रहा है? पढ़ाने के बाद में नहीं बोल पा रहे हो? फिर उसके बाद में समर सिंह। समर सिंह कब तक? 1182 से 1205 तक। फिर उसके बाद उदय सिंह बना। उदय सिंह कब से कब तक? 1205 से लेकर 1257 तक। 57 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में अगला शासक कौन बनता है? चाचिक देव बनता है। ध्यान रखना, चाचिक देव बनेगा विद्यार्थियों 1257 से लेकर
1282 तक। अगला शासक लिखो, चाचिक देव। चाचिक देव। पिता का नाम लिख लो। क्या नाम पिता का? उदय सिंह। देखो, इसके समय निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। के समय निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के जो शासक होते हैं उनको सुल्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? सुल्तान कहते हैं। सुल्तान थे। पहला, नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम था? नासिरुद्दीन महमूद। फिर इसके बाद में आपको पता है बलबन शासक बनता है। कौन बनता है? बलबन। बलबन। देखो विद्यार्थियों, ये जालोर रियासत है और इधर गुजरात है कि नहीं? तो कहते हैं कि इसने, जब ये जालोर का शासक बना था चाचिक देव, तो इसने गुजरात के वीरम को पराजित किया था। तो गुजरात के वीरम को पराजित किया था। देखिएगा, ये रुको, मतलब इसने वीरम को पराजित किया, ये जानकारी हमें कौन देता है? सुंदा माता के वहां पे एक अभिलेख लिखा हुआ है, वो जानकारी देता है। लिखिएगा, सुंदा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? सुंदा अभिलेख, ब्रैकेट में सोनपुर अभिलेख भी कहते हैं इसको। सोनपुर अभिलेख के अनुसार चाचिक देव ने गुजरात के शासक वीरम को पराजित किया था। देख लिया विद्यार्थियों? देखो, इसका एक बेटा विद्यार्थी जिसका नाम सामंत सिंह है, वो इसका उत्तराधिकारी बनेगा। देखो, इसका उत्तराधिकारी सामंत सिंह बना। इसका उत्तराधिकारी कौन बना? सामंत सिंह। इसका उत्तराधिकारी सामंत सिंह बना। तो जालोर का जो अगला शासक है उसका नाम क्या है? सामंत सिंह। और ये रहेगा 1282 से लेकर 1296 तक। लिख लिया? शासनकाल लिख लिया इसका उत्तराधिकारी का, सामंत सिंह का? सामंत सिंह 1282 से लेकर 1296 तक। के पिता का नाम क्या है? पिता का नाम चाचिक। आम है ये, चाची नहीं है। चाचिक देव। लिख लिया? 1291 की डेट इसी के काल में आ रही है क्या? देखिएगा, 1291 में 1291 ईस्वी में इसने बघेल राजा बघेल राजा जिसका नाम है सारंगदेव। क्या नाम है?
सारंगदेव की सहायता से दिल्ली सल्तनत के दिल्ली सल्तनत के दिल्ली सल्तनत में अलग अलग समय में अलग अलग वंश ने शासन किया है। कभी गुलाम वंश करेगा, कभी खिलजी वंश करेगा, कभी तुगलक वंश करेगा, कभी सैयद वंश करेगा और कभी लोधी वंश करेगा। सबसे अंतिम जो वंश शासन करता है उसका नाम लोधी वंश है वहां पे, और सबसे पहले करता है उसका नाम गुलाम गुलाम वंश है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी स्थापना की थी, आपको पता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश शासक बनता है। अब दिल्ली सल्तनत में अलग अलग समय अलग अलग वंश ने किया था, तो इस समय खिलजी वंश का शासन चल रहा है। क्या चल रहा है? खिलजी वंश का शासन चल रहा है। और खिलजी वंश के बाद में अलाउद्दीन खिलजी बनेंगे, ध्यान रखना। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में क्या लिखा, बोलना, कंटिन्यू बोलना। 1291 ईस्वी में इसने बघेल के राजा सारंगदेव की सहायता से दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के शासक खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी, इसके बाद में AK-47 आएगा। खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी की सेना का मुकाबला किया। सेना का मुकाबला किया। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश की शासकों ने जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ मुकाबला किया तथा उसे पुनः लौटने हेतु बाध्य कर दिया था। कुल मिला के बात यह है, एक छोटी सी रियासत है जालौर रियासत, उसने दिल्ली सल्तनत से पंगा ले लिया। लिया कि नहीं लिया? ठीक है। अब इसका उत्तराधिकारी बनेगा विद्यार्थियों कानड़देव। कौन बनेगा? कानड़देव। लिखो, इसका उत्तराधिकारी कानड़देव था। कौन बना? कानड़देव। लिख लिया? और कानड़देव कब बनेगा? मतलब वो शाखा होगा जब तक। 1311 कर दूं क्या? 1311 ईस्वी कर देता हूँ। 11-12 भी मिलता है, 11 कर लो तुम। पहले 8 में शाखा होगा, फिर 11 में शाखा होगा। 1296 से 1311 तक। अब विद्यार्थियों 1296 में ही थोड़ा सा दिल्ली में भी चेंज हो जाता है। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी को मारकर उसका दामाद, उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का क्या बन जाता है? शासक बन जाता है, खिलजी वंश का। ठीक है, तो वहां पर भी थोड़ा चेंज हो गया। तो इसके समय जो शासक रहेंगे उनका नाम होगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन होगा? अलाउद्दीन खिलजी। चलो आप अगला शासक का नाम लिख लो, कानड़देव चौहान। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। तो कानड़देव चौहान, लेकिन दिल्ली से पंगा इनके पिताजी ले चुके हैं पहले, है ना। पिताजी का नाम क्या है? सामंत सिंह। पंगा ले चुके हैं कानड़देव चौहान। कब से कब तक रहे? 1296 से लेकर 1311 ईस्वी। लिखो विद्यार्थी इनके बारे में आप। पिता का नाम लिखो सबसे पहले। देखो, क्या नाम पिता का? सामंत सिंह। इसके बारे में हम ऐसे लिख सकते हैं कि जिस समय कानड़देव चौहान जालोर का शासक बना, उस समय दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का शासन था। और खिलजी वंश के शासक थे कौन? अलाउद्दीन खिलजी। एक का मतलब अलाउद्दीन खिलजी। देखिएगा, इसके समय दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का शासन था।
किसका? खिलजी वंश का शासन था। और खिलजी वंश को रेखांकित करके लिख सकते हो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक साम्राज्यवादी, कैसा था? साम्राज्यवादी नीति या प्रवृत्ति लिख सकते हो, प्रवृत्ति लिख सकते हो, प्रवृत्ति का शासक था। आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिकंदर ए सानी। क्या पालता है, क्या रखता है इसका? वो पास में रखता है ना कुछ, वो जलालुद्दीन खिलजी रखता है कि रखता है वो मुर्गा जैसा रखता है वो? ससुर जलालुद्दीन खिलजी रखता है साथ में ना? क्या नायाब चीज मांगेगा पता नहीं। वो एक मूवी मूवी आ रखी है इस पे। हाँ पद्मावत में आ रखा है। पद्मावत मूवी देख लेना इसके बारे में, और कुछ जानना है ज्यादा तो लिखिएगा। इसके एक मंत्री था, विद्यार्थी मंत्री का नाम लिखो। इसके मंत्री का नाम जैता और देवड़ा। कौन था? जैता और देवड़ा के मंत्री थे। किसके? कानड़ देव के। देखिएगा, इसके दरबारी कवि का नाम पद्मनाभ था। क्या नाम था? पद्मनाभ था। इसके दरबारी, किसके दरबारी? कानड़ देव। दरबारी कवि का नाम पद्मनाभ था, जिसने ही कानड़ देव या कानड़ दे प्रबंधन की रचना की। देखो विद्यार्थियों, तो कानड़ दे प्रबंधन, और एक और ग्रंथ लिखा विद्यार्थियों इन्होंने, विरमदेव सोनगरारी बात। तो ये दोनों ग्रंथों का नाम याद रखना, दोनों का रचयिता कौन है? पद्मनाभ है। लिख लिया? देखो इनके बारे में, इनके बारे में कानड़देव चौहान के बारे में, इनके बारे में निम्नलिखित स्रोत जानकारी देते हैं। निम्नलिखित स्रोत जानकारी देते हैं। देखो कई लोग इस बात को बात भी कहते हैं ना। निम्नलिखित स्रोत जानकारी देते हैं, इसको किसके बारे में? कानड़देव के बारे में। तो कानड़देव का एक कवि है पद्मनाभ, उसने जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें तो इसके बारे में लिखा ही होगा। तो दो तो इनके बारे में लिख लो आप, वीरमदेव सोनगरारी बात। निम्नलिखित स्रोत जानकारी देते हैं, पहला वीरमदेव सोनगरारी बात, लिख लिया? दूसरा लिख सकते हो आप कानड़देव प्रबंधन, कानड़देव प्रबंधन। इसके अलावा मुणोत नेणसिरी छात्र। कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत कानड़देव के बारे में जानकारी देता है, कौन सा देता है कौन सा नहीं देता है? दो लिख लिए, तीन लिख लिए? क्या लिखा तीसरा? हाँ, तारिक ए फरिश्ता, तारिक ए फरिश्ता, जालोर प्रशस्ति, जालोर प्रशस्ति, जालोर प्रशस्ति भी इसके बारे में जानकारी देती है। लिख लिया? इसके अलावा ब्रह्मदेव सोनगर और क्या? खजाइन उल फुतू,
अमीर खुसरो की रचना है ना, खजाइन उल फुतू। इसके बारे में निम्नलिखित स्रोत जानकारी देते हैं। जानकारी में आपने लिख दिया वीरमदेव सोनगरारी बात, कानड़देव प्रबंधन और मोहम्मद नैनसिरी ख्यात लिख लिया विद्यार्थियों, जालोर प्रशस्ति लिख लिया, खजाइन उल फुतू लिख लिया और तारीख फरिश्ता लिख लिया। ठीक है ना। अब देखो इनके बारे में कानड़देव प्रबंधन क्या कहता है उसके बारे में लिखिएगा। मैं जो बात लिखा रहा हूं ये किसके अनुसार लिखा रहा हूं, कानड़देव प्रबंध के अनुसार, कानड़देव प्रबंध के अनुसार। हाँ, कानड़देव प्रबंध के अनुसार। देखो कानड़देव ने अलाउद्दीन खिलजी के आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर आक्रमण किया था, तो आक्रमण के कई विद्वान अलग अलग जानकारी देते हैं। तो ये कानड़देव प्रबंधन क्या बोल रहा है उसके बारे में, क्या लिखा आपने, कानड़देव ने अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान मैंने कहा ना बीच में जालोर आता है, दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी की सेना जा रही, ध्यान रखना। तो अलाउद्दीन खिलजी को इसने जब गुजरात अभियान के लिए जा रही थी सेना, तो इसने रास्ता नहीं दिया था, तो रास्ता नहीं दिया तो जालोर और दिल्ली की सीधी टक्कर होनी थी। क्या लिखा है, के दौरान रास्ता नहीं दिया था, इसलिए बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था। अब देखो विद्यार्थियों, इसके अलावा कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के ऊपर अभियान किया तो जालोर की तरफ आते हैं। देखो मैं मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ये मैप ले लेते हैं, पुराना नया पे ज़्यादा मत जाना आप, है ना। देखिए कि दिल्ली इधर इधर क्या है, दिल्ली है, इधर पड़ता है गुजरात, इधर क्या पड़ता है गुजरात, और ये जालोर वाला पार्ट है, ये क्या है जालोर। माना कि सेना इधर से आ रही थी, या थोड़ा सा हो सकता है ऊपर की तरफ से आएगी, इधर इधर से आ रही थी, इधर से आ रही थी, तो बीच में ये बालोतरा वाला पार्ट पड़ रहा है, और बालोतरा के यहाँ आपको पता है एक दुर्ग पड़ता है विद्यार्थियों, सिवाना दुर्ग। तो फिर इसने जालोर अभियान करने से पहले बीच में क्या पड़ता था, सिवाना पड़ता था, तो सिवाना पे अभियान कर दिया 1308 में। कब किया था, 1308 में। और जालोर अभियान कब होता है, 1311 में होता है। देखिएगा जब, चलो मैं रेफरेंस दे देता हूँ, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, इसके अनुसार लिखा रहा हूँ ये बात, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है ये बात। देखो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जालोर पर अभियान किया, जालोर पर अभियान किया, लेकिन रास्ते में सिवाना दुर्ग पड़ता था, सिवाना दुर्ग स्थित था, इसलिए इसलिए पहले सिवाना को जीतना उचित समझा। देख लिया, अतः 1308 में 1308 में सिवाना पर अधिकार कर लिया।
उस दौरान साका भी हुआ। दौरान क्या हुआ था? साका भी हुआ था। तो आप इसमें एक पॉइंट डाल सकते चाहो तो, सिवाना अभियान। क्या कर सकते हैं हम? मतलब देखो, अभियान तो किसका करना चाह रहे थे वो? अभियान किसका करना चाह रहे थे? जालोर का। लेकिन बीच में कौन आ गया? सिवाना आ गया। तो पहले उन्होंने सिवाना का अभियान कर लिया, फिर दिल्ली से तो किसके लिए निकले थे वो? हथियार लेकर जालोर के ऊपर अधिकार करने के लिए। लेकिन बीच में सिवाना आ गया, तो सिवाना अभियान कर लेते 1308 में। और 1308 में सिवाना का साका होता है एक प्रकार से। और साका में क्या होता है? केसरिया और जोहर वगैरह ये सारी गतिविधियां होती है। लिखिएगा, इस समय सिवाना का शासक सासल देव था। कौन था विद्यार्थियों? सातल देव। ये पूछा जाता है कि सिवाना पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो वहां का शासक कौन था? सातल देव। अब आपको पता है ये जो सिवाना दुर्ग है, ये मारवाड़ के जितने भी शासक रहे हैं उनका शरण स्थली माना गया है। इसका मतलब ये मजबूत तो होगा, और कहीं इसमें गुप्त रास्ते भी होंगे। लेकिन काफी समय तक इन्होंने प्रयास किया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने, के बावजूद भी वो सिवाना दुर्ग को नहीं जीत पा रहे थे। फिर ऐसी स्थिति में लास्ट में जाके अपनी कूटनीति का वो परिचय देते हैं, और कूटनीतिक तरीके से किसी न किसी व्यक्ति को अपनी तरफ मिला लेते हैं, जो वो भेद बता देता है कि भाई इस दुर्ग में आप किधर से प्रवेश कर सकते हो। देखिएगा, सातल देव के मंत्री भावले, क्या नाम था इसका? बावला था ये, बावले को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी ओर मिला लिया। अपनी ओर मिला लिया, जिसने तुर्क का भेद बता दिया था। और इस प्रकार सातल देव के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? सातल देव के नेतृत्व में केसरिया, सातल देव के नेतृत्व में केसरिया और सातल देव की रानी मेणादे, क्या नाम था? मेणादे के नेतृत्व में जौहर हुआ। और ये केसरिया और जौहर किसका पार्ट होते हैं? साका के पार्ट होते हैं, ध्यान रखना। हैं? वो उसका सेनापति था। देख लिया? देखिएगा, इस युद्ध में सातल देव और सोमेश्वर वीर गति को प्राप्त हुए। अब ये दो ही व्यक्ति थोड़ी मरे होंगे, इसके अलावा और भी थे बहुत सारे। सातल देव और सोमेश्वर वीर गति को प्राप्त हुए, तथा अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। सिवाना दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया और उसका नाम बदलकर, जलालाबाद थोड़ी, खेराबाद, और उसका नाम बदलकर खेराबाद रख दिया। सिवाना का नाम क्या रख दिया विद्यार्थियों? खेराबाद। खेराबाद रख दिया, नाम बदलकर खेराबाद रख दिया। तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया विद्यार्थियों कि जब इसने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, और 1308 में अधिकार कर लिया था, कब कर लिया था? हालांकि इस डेट को भी अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं, लेकिन सामान्यतः हम 1308 ही मानते हैं, क्योंकि जून 1308 में ये अभियान हुआ था। कब हुआ था? जून 1308 में हुआ था।
और उस समय यहाँ का जो शासक था वो था कौन? सातल देव था। सातल देव इसमें वीरगति को प्राप्त हो गया। ना केवल सातल देव, बाकी अन्य कई वीर सेना नायक भी इसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे, जैसे सोमेश्वर। और इनकी जो रानी थी मेणादे, उसके नेतृत्व में जौहर हुआ और इस प्रकार यहाँ पे साका हुआ। और इसके ऊपर फाइनली अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और उसने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? खैराबाद रख दिया। ये इंपॉर्टेंट बात है खैराबाद वाली, ठीक है। तथा सिवाना दुर्ग का प्रबंधक, मैनेजमेंट सौंपेगा ना किसी को, तथा सिवाना दुर्ग का प्रबंधक कमालुद्दीन को सौंपा। किसको सौंपा? कमालुद्दीन को। अब देखो, ये कमालुद्दीन को जरूर नहीं सिवाना नाम आए, खैराबाद भी नाम आ सकता है। तो खैराबाद को अब मतलब इसका मैनेजमेंट कौन देखेंगे? अब कमालुद्दीन देखेगा, ध्यान रखो। और कमालुद्दीन की नियुक्ति कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। देखो विद्यार्थियों, फरिश्ता या तारीख ए फरिश्ता का नाम आपने सुना होगा। तारीख ए फरिश्ता में इस साका की जो डेट है वो 1310 बताई गई है। कब बताई गई है? 1310। क्योंकि देखो वो मुस्लिम इतिहासकार है। क्या है? मुस्लिम इतिहासकार है। और 1311 में जालोर पर अधिकार कर लेंगे वो। तो 3 साल कहाँ थे बीच के? 3 साल का। तो वो अवधि कम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ठीक है 10 में इसको किया और 11 पे उसके ऊपर अधिकार कर लिया लगातार, मतलब। और जो राष्ट्रीय इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार है, ये हिंदू इतिहासकार, वो इस गैप को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। काफी समय बाद में जीता, काफी मशक्कत की उसके बाद में। चलो एक नोट डालो। तारीख ए फरिश्ता के अनुसार ये साका 1310 में हुआ था। तारीख ए फरिश्ता के अनुसार ये साका 1310 ईस्वी में हुआ था। निकलिए विद्यार्थियों? अब किसके ऊपर अभियान करेगा ये? हाँ भाई, किसके ऊपर अभियान करेगा? जालोर के ऊपर। देखो विद्यार्थियों, कुछ इतिहासकार है, उनका कहने का मतलब ये है कि जालोर का शासक है जिसका नाम है कानड़ देव। क्या नाम है? कानड़ देव। और कानड़ देव का एक बेटा है जिसका नाम क्या है? वीरम देव। तो वीरम देव ऐसे कहते हैं विद्यार्थियों, ये दिल्ली में रहता था। कहाँ पर रहता था? दिल्ली में रहता था। और दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत का जो शासक है वो अलाउद्दीन खिलजी है। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद ने लव मैरिज किया था। अलाउद्दीन खिलजी का खुद का क्या था? लव मैरिज ही था। लव मैरिज था कि नहीं था? जबरदस्ती किया था उसने तो एक प्रकार से। क्या नायाब चीज़ पसंद है, कुछ ऐसा ही कुछ डायलॉग मारा था उसने। तो वो नायाब चीज़ उसने उसकी बेटी मांग ली थी। तो अब इसकी एक बेटी थी विद्यार्थी जिसका नाम था फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा नाम था विद्यार्थी। और कहते हैं फिरोजा और वीरम देव एक दूसरे से प्रेम करते थे। और प्रेम भी ऐसा फॉर्मलिटी वाला प्रेम नहीं था, गहरा प्रेम था। लेकिन ये हिंदू है और ये मुस्लिम है, तो लास्ट में जाकर इसने सोचा मैं तो किसी हिंदू राजकुमारी के साथ ही विवाह करूंगा, इसके साथ नहीं करूंगा। तो फिरोजा फिर मतलब कोई ऐसे कहता है कि फिरोजा वन साइडेड लव करती थी। ये बड़ा क्यूट सा बच्चा था, इससे ये वन साइडेड लव करती थी फिरोजा। और कुछ कहता है कि दोनों साइड था प्रेम। तो जो भी कारण रहा, लेकिन प्रेम था। और प्रेम था और फिरोजा इससे शादी करना चाहती थी, वीरम देव शादी नहीं करना चाहता था। इसके ऊपर प्रेशर भी डाला गया वहाँ पे दिल्ली में रहते हुए। तो ये कैसे भी वहाँ से बच के आ गया। और कहाँ पर आ गया था? ये जालोर में आ गया था। जालोर के पास, जालोर का जो शासक है कानड़ देव चौहान, उसके पास अलाउद्दीन खिलजी ने मैसेज भिजवाया, भाई आपका बेटा है वो मेरी बेटी से क्या करता है? प्रेम करता है, तो इसकी शादी करवा दो। तो ये भी एक स्वाभिमानी व्यक्ति था, हिंदू व्यक्ति था। तो इसने भी मना कर दिया, बाप ने मना कर दिया, बेटे ने भी मना कर दिया। तो कहा ठीक है, तो तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। तो इसने कहा ओके ठीक है, आ जाओ लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर लास्ट में जाकर इन्होंने उसके ऊपर आक्रमण किया। ये दोनों वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। इनकी जो रानी है कानड़ देव की, उसका नाम तो देखना पड़ेगा क्या है।
तो उस रानी के नेतृत्व में जौहर होता है और इसके नेतृत्व में क्या होता है, केसरिया होता है। लास्ट में जाके 1311 में जालोर दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लेते हैं और जालोर दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद रख देते हैं। देखिएगा, ये कहानी वैसे ही फॉर्मेलिटी वाली, इस कहानी पे ज़्यादा ध्यान ना दें आप। हाँ, ऐसा कोई जरूर नहीं है कि भाई वास्तव में लव होगा। क्या लिखा आपने, बताओ आप तो। लिखो, मुर्नोत नैन्सी के अनुसार। मैं मेरे ऊपर की ओर थोपू, मैं मुर्नोत नैन्सी के ऊपर डाल देता हूँ। ये बात किसने बोली है? मुर्नोत नैन्सी। मुर्नोत नैन्सी ख्यातनामा ग्रंथ लिखा ना, मुर्नोत नैन्सी के अनुसार। देखो, कानड़ देव का बेटा या कानड़ देव के बेटे वीरम देव। कानड़ देव कहाँ का शासक है? जालोर का। कानड़ देव के पुत्र या बेटे वीरम देव के साथ अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा, नाम भी कई बार पूछ ले गया इसका, फिरोजा का प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग था। आपको पता है एक ऐसा ही कोई कारण वो भी बताया गया जब रणथंभौर के ऊपर अभियान किया था, यमुना बेगम, है ना। चलो, प्रेम प्रसंग था, लिख लिया। वापिस बोलना जमा नहीं, सेंटेंस हंसा दिया तुमने, बोलो ना। प्रेम प्रसंग था, इसलिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के ऊपर अभियान किया। देख लिया। देखो, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया तो उसने जालोर के सेनापति दहिया, क्या नाम है, दहिया, और एक राजपूत था बीका, सेनापति दहिया और राजपूत बीका को अपनी ओर, राजपूत बीका को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। देख लिया। और इस समय भी जालोर में साका हुआ, इस समय भी क्या हुआ, जालोर में साका हुआ। देखो, कानड़ देव की रानी जैतल दे, क्या नाम है, जैतल दे के नेतृत्व में जौहर हुआ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जैतल दे लिख लो। जैतल दे के नेतृत्व में जैतल दे के नेतृत्व में जौहर हुआ तथा यहाँ का शासक कौन है, कानड़ देव, कानड़ देव और वीरम देव के नेतृत्व में, वैसे एक के नेतृत्व में होता है, मेन लीडर तो एक ही होता है। कानड़ देव के नेतृत्व में केसरिया हुआ, कानड़ देव के नेतृत्व में केसरिया हुआ। देख लिया। देखो, इस युद्ध में कानड़ देव और वीरम देव वीर गति को प्राप्त हो गए। देख लिया क्या लिखा है, कानड़ देव और वीरम देव भी
वीर गति को प्राप्त हो गए। अब देखिएगा विद्यार्थियों, चलो इसका फिर नाम चेंज कर लेते पहले। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का, क्योंकि दुर्ग में होता था पूरा शासन संचालित, दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। एक खेराबाद और जलालाबाद दोनों नाम याद रखना विद्यार्थी। देखो जालोर को जीतने के बाद क्या नाम रखा? जलालाबाद। और सिवाना को जीतने के बाद में क्या नाम रखा था? खेराबाद रखा था विद्यार्थी। देख लिया? अब देखिए, कहते हैं विद्यार्थियों, एक समय जब जालोर का शासक कानड़देव हुआ करता था, तो कानड़देव को दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन करना था। किसके अधीन? दिल्ली सल्तनत के शासन अधीन करना था, शासन करना था। लेकिन कानड़देव खुद दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं होकर अपने बेटे वीरमदेव को भेज देता है। किसको भेज देता है? वीरमदेव को भेज देता है। ये सारी बातें मुहूर्त नैणसी के अनुसार बता रहा हूँ। और वहाँ पर उसकी एक बेटी रहती है जिसका नाम फिरोजा रहता है, उससे वो प्रेम करने लग जाती है और वो विवाह करने के लिए बोलती है, लेकिन ये विवाह करने के लिए उससे मना कर देता है और खुद भाग कर कहाँ जाता है? जालोर आ जाता है। और जालोर आ जाता है तो वो उसके डैडी से बोलती है, डैडी डैडी मेरी शादी कराओ। तो डैडी कहता है देख संपर्क करता हूँ इसके पिताजी से, कर देता तो ठीक है। अब पिताजी तो मना कर देते हैं, लास्ट में इसके ऊपर आक्रमण भी करता है और इनको, ये दोनों वीरगति को प्राप्त होते हैं। अब वो प्रेम करती थी बहुत तगड़ा, किससे? वीरमदेव से। अब वीरमदेव तो मारा गया इस युद्ध में, वीरमदेव मारा गया तो उसने भी क्या कर लिया? आत्महत्या कर ली। किसने? फिरोजा ने। और फिरोजा की कब्र जालोर में बनी हुई है, तो इसका मतलब कुछ तो सच्चाई है उस माँ को किसने देखा था कि गर्दन को पानी में डुबोती? वो कुछ नहीं, वो केवल एक क्लास को इंटरेस्टेड बनाने के लिए ऐसी कहानियां सुना देते हैं। देखो देखो, फिरोजा की कब्र जालोर दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर है? जालोर दुर्ग में स्थित है। आपसे पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा की कब्र कहाँ है? जालोर दुर्ग में। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब यह है, कानड़देव चौहान की जैसे ही डेथ हो जाती है, मारे जाते हैं, तो इसी के साथ ही जो सोनगरा चौहान है उनका इतिहास समाप्त हो गया ना, इतिहास समाप्त। एक विद्यार्थियों, राष्ट्रीय स्तर के एक प्रसिद्ध इतिहासकार है जिनका नाम है प्रोफेसर विश्वेश्वर नाथ रेव। क्या नाम है? प्रोफेसर विश्वेश्वर नाथ रेव के अनुसार लिखो। एक राष्ट्रीय स्तर के इतिहासकार है जिनका नाम क्या है? रेव, रेव कहते हैं वैसे ज्यादातर थे उनको, है ना? प्रोफेसर विश्वेश्वर नाथ रेव। इन्होंने एक पुस्तक लिखी विद्यार्थियों, मारवाड़ का इतिहास नाम से। किस नाम से लिखी पुस्तक है इन्होंने? मारवाड़ का इतिहास। इस पुस्तक में इसने कुछ बातें लिखी है, वो लिखा रहा हूं मैं आप। प्रोफेसर विश्वेश्वर नाथ रेव के अनुसार, ब्रैकेट में इनकी पुस्तक लिख लेना, मारवाड़ का इतिहास में। देखो 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीत लिया। किसको जीत लिया? ये बात तो हम पहले लिख चुके हैं। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीत लिया था। क्या नाम रखा विद्यार्थी उसका? ये बात इसने नहीं बोली, लेकिन जालोर को जीत लिया था, तथा वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। क्या बनवाई इसने? मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे तोप मस्जिद
भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तोप मस्जिद भी कहते हैं। और इसी के साथ जालोर के सोनगरा चौहानों का अंत हो गया। जोलार जालोर के सोनगरा चौहानों का अंत हो गया। तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं बनेगा प्रोफेसर विश्वेंद्र नाथ रेव ने क्या कहा, ये नहीं बनेगा। आपसे पूछा जाएगा तोप मस्जिद कहाँ है? तोप मस्जिद कहाँ है? जालोर में। किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब बनाई थी? जालोर को जीतने के बाद। किसको हरा के जीता था? कानड़देव प्रबंधन, सॉरी कानड़देव प्रबंध के उसमें जो जानकारी देता है उसमें लिखा हुआ कानड़देव और उसको वीरमदेव को हराया था। इस घटना की बढ़िया जानकारी कौन देता है? कानड़देव प्रबंधन सटीक जानकारी देता है। तारीख फरिश्ता का नाम सुना होगा आपने। फरिश्ता क्या कहता है इसके बारे में? देखो, फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर दूसरा आक्रमण 1311 ईस्वी में किया था। तो पहला आक्रमण कब किया था? 1308 वाला। 1308 वाले को पहला मानते हैं, सेकंड वाले को कौन सा मानते हैं? 1311 वाला। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर द्वितीय आक्रमण 1311 ईस्वी में किया था। विद्यार्थियों, इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि जितने भी आज तक जालोर के दुर्ग के ऊपर आक्रमण हुए हैं, आज तक किसी भी आक्रमणकारी ने इसके प्रवेश द्वार जो होता है उससे एंटर होकर कभी भी नहीं जीत पाया इसको। देखिएगा, जालोर दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि, नोट डालो, जालोर दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि आज तक, क्योंकि अगर कोई दुश्मन सेना आक्रमण करे तो जो उस दुर्ग का प्रवेश द्वार होता है वहां से एंटर लो आप। ये तो क्या पीछे से एंटर लेते थे, कोई गुप्त रास्ते होते थे ना, उनसे एंटर होते थे उस दुर्ग में। क्या लिखा है? जालोर दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि, डबल इन्वर्टेड कोमा चालू करो, क्या कहा जाता है? आज तक इस दुर्ग में, आज तक इस दुर्ग में प्रवेश द्वार से, प्रवेश द्वार से प्रवेश करके किसी ने नहीं जीता है। ये बात किसने बोली है? फरिश्ता ने। अब देखो विद्यार्थियों, हसन निजामी क्या कहता है? देखो, हसन निजामी ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि, हसन निजामी ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि यह ऐसा किला है, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी खोल नहीं पाया। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा आज तक कोई भी आक्रमणकारी खोल नहीं पाया। एक विद्यार्थियों, सिवाना फोर्ट आया, तो सिवाना के बारे में दो चार बातें लिखा देता हूँ। कौन डाल लो एक छोटा सा, सिवाना दुर्ग। कौन सा फोर्ट? सिवाना। सिवाना दुर्ग है कहाँ पर? है, देखो पहले तो बाड़मेर में था, वर्तमान में बालोतरा में आता है। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में। अजमेर विकल्प में ना हो तो बूंदी ध्यान रखना, बूंदी में भी तारागढ़ है, अजमेर में भी है, ध्यान। तो सिवाना दुर्ग पहले बाड़मेर में था और वर्तमान में किस में है? क्योंकि नया जिला बन गया ना, पहले बालोतरा खुद ही बाड़मेर का पार्ट था। देखो,
कौन से दुर्गों की श्रेणी में आता है? अलग अलग होते हैं, जल दुर्ग होते हैं, वन दुर्ग होते हैं, गिरि दुर्ग होते हैं। गिरि और वन दुर्ग दोनों में आता है। देखो यह दुर्ग गिरि और वन दुर्गों की श्रेणी में आता है। गिरि और वन दुर्गों की श्रेणी में आता है। छप्पन का मैदान कहाँ है? छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान। उधर तो छप्पन की पहाड़ियां हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो दुर्ग है ना, कौन सा दुर्ग है? सिवाना दुर्ग। ये छप्पन की पहाड़ियों में स्थित है। देखो यह दुर्ग छप्पन की पहाड़ियों में स्थित है। छप्पन की पहाड़ियाँ, और बालोतरा में पड़ती है छप्पन की पहाड़ियाँ। कहाँ पड़ती है? छप्पन की पहाड़ियों में स्थित है। देखो मैंने आपको रणथंभौर का दुर्ग पढ़ाया है। और रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? जैन दुर्ग को। इसी प्रकार जब ये 1311 में इसके ऊपर अधिकार हुआ, जालोर दुर्ग के ऊपर, तो जालोर दुर्ग से पहले किसके ऊपर अधिकार किया उन्होंने? सिवाना पे अधिकार किया। तो विद्यार्थियों, कई विद्वानों का कहना यह है कि जालोर दुर्ग में पहुंचने से पहले आपको सिवाना मार्ग से गुजरना पड़ता है, और सिवाना दुर्ग पर अधिकार करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। अर्थात जालोर दुर्ग की कुंजी कौन से दुर्ग को कहा जाता है? सिवाना फोर्ट को कहा जाता है। देखिएगा, सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1308 में इन्होंने पहले किसको जीता? सिवाना को जीता। और 1311 में किसको जीता? जालोर को जीता। उसे अंदाजा लगा सकते हैं ना हम, भाई पहले उसको क्यों जीता होगा? हमने तो लिखा दिया रास्ते में पड़ता था इसलिए जीत लिया। देखो, इस दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया था। किसने कराया था? वीर नारायण पवार ने करवाया था। और जालोर दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? जालोर दुर्ग का कीर्तिपाल चौहान। सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? वीर नारायण पवार के द्वारा करवाया गया था। आपको पता है सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के जितने भी शासक हुए उनकी शरण स्थली भी कहा जाता है। देखिएगा, सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी कहा जाता है। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी कहा जाता है। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी कहा जाता है। क्लियर? देखो, इसी दुर्ग में राय मलोत का थड़ा भी स्थित है। राय मलोत का थड़ा भी स्थित है। इसका राय मलोत का थड़ा भी स्थित है। देख लिया? देखो, स्वतंत्रता काल के दौरान की बात करें हम, तो जयनारायण व्यास थे जिनको शेर ए राजस्थान भी कहा जाता है। उनको एक समय यहाँ पर बंदी बनाकर भी रखा था। देखिएगा, इस दुर्ग में ही जय नारायण व्यास JNV यूनिवर्सिटी भी है, ध्यान रखना। जय नारायण व्यास ब्रैकेट में शेर ए राजस्थान, क्या कहते हैं इनको? शेर ए राजस्थान को बंदी बना के रखा था। राजस्थान के शेर को देख लो, शेर ए राजस्थान को बंदी बनाकर रखा था स्वतंत्रता के दौरान, जब स्वतंत्रता हेतु आंदोलन चलाते थे ना वो।
देखो देखो इस किले के बारे में एक दोहा भी प्रचलित है। एक दोहा भी प्रचलित है और दोहा लिख लो विद्यार्थियों। किलो अलखणो यूं कहे, किलो अलखणो यूं कहे, आओ कला राठौड़। आओ कल्ला राठौड़, मोह सिर उतरे महणो, मोह सिर उतरे मोहणो, अर्थ मत पूछना। तो सिर वेदे मोड़, तो सिर वेदे मोड़। वो एक वो स्टॉप पूर्ण विराम, ये डबल वाला पुलिस। तो किलो अलकड़ो यूं कहे, आओ कल्ला राठौड़, मोह सिर उतरे मोहणो, तो सिर बेदे मोड़। ये जो दोहा है ये कौन से किले के लिए प्रसिद्ध है? सिवाना दुर्ग के लिए प्रसिद्ध। इसके लिए सिवाना दुर्ग। तो आप तो केवल इसको थोड़ा सा पढ़ लेना एक दो बार, जिससे थोड़ा सा कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाए ऐसा, तो अपना क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा ना कम से कम। लिख लिया विद्यार्थियों? तो इसी के साथ आपका जालोर का सोनगरा चौहान मेरी तरफ से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया विद्यार्थी। क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।